जी सभी गुड आफ्टरनून जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम करंट अफेयर का जो सेशन लेके चल रहे थे, आज उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू किया जाएगा उसी को। तो टाइम हो गया है, सभी लोग आ जाइए। टाइम हो गया है, सभी लोग टाइम से आ जाइए, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, टाइम हो गया, सब लोग आइए जल्द से जल्द। तो ये अन अकेडमी का यूट्यूब का चैनल है, लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के नाम से है। अन अकेडमी का यूट्यूब का ही चैनल है, लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये यूट्यूब का चैनल है अन अकेडमी का। टाइम हो गया है, सब लोग जल्द से जल्द आइए। तो इसमें बात करेंगे क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी विद अस। जितने भी टॉप एजुकेटर हो, चाहे क्वालिटी कंटेंट हो, चाहे ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और हम बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी वैसे भी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से आप क्लास ले सकते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो सब्सक्रिप्शन में आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा। जैसे मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, सीधा प्रसारण, टू वे कम्युनिकेशन होगा। अगर मान लीजिए कुछ भी क्वेरी करना होगा आपको, तो आप कमेंट के माध्यम से जो भी पढ़ाया जाएगा, अगर कोई क्वेरी होगी उसमें से, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, जो कोर्स होंगे आपके स्ट्रक्चर फॉर्म में होंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से क्लास चलेंगे। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चलेगा, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी चलेगा, पॉलिटी है तो पॉलिटी चलेगा। मतलब जैसे ऑफलाइन क्लास चलता था, वैसे ही यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास देखने को मिलेगा। लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा। इसका क्या बेनिफिट होता है कि टेस्ट देने से और क्विज देने से जो भी क्वेरी होती है, जो भी कमियां होती है, वो दूर करने का मौका मिलता है। इसलिए जो भी पेपर आप तैयारी करते हैं टेस्ट के द्वारा, उस तैयारी को अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि वाकई में तैयारी आपकी क्या हो रही है। इसलिए बराबर टेस्ट देते रहिए आपको। और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ऑनलाइन अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा। मतलब ऑफलाइन की तरह ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी कारणवश कोई लाइव क्लास नहीं भी कर पाते हैं किसी भी एजुकेटर का, तो वो जो लाइव क्लास होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा, और आप कितनी बार भी चाहे उसको अनलिमिटेड एक्सेस के साथ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी फैसिलिटी, सबसे बढ़िया है कि ऑफलाइन की तरह ऐसा नहीं है कि दोबारा क्लास करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ बार बार मिलेगा, कितनी बार भी चाहे आप उतनी बार भी क्लास कर सकते हैं, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन। ये अनअकैडमी का ऐप है, जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग डाउनलोड ना किए हो वो डाउनलोड कर लें। ये मेरे बारे में है। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है। मैं आप लोग को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। अभी जो मॉडर्न हिस्ट्री का 2 लेक्चर हुआ है, वो अनअकैडमी के ऐप पर क्लास होगा, दिन में 11-11 AM से। और फिर मंडे बता देता हूँ आपको, मंडे से, मंडे को, क्योंकि 17 तारीख को आपका अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है, बताऊंगा अभी आगे इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन 18 जनवरी से लगातार क्लासेज आपके चलने चालू हो जाएंगे। 11 AM को अन अकेडमी के ऐप पर क्लासेज होंगे, दिन में 11 बजे। ठीक है। तो वो क्लास करने के लिए आपको अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, चाहे गूगल के प्ले स्टोर से, चाहे एप्पल के प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो 11 बजे दिन में क्लास चलेगा, 18 जनवरी से। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस बता ही चुका हूँ। ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइए। जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, चाहे क्लास की टाइमिंग हो, चाहे क्लास का डेट हो, चाहे क्लास का PDF हो। एवरीथिंग आपको इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझसे जुड़ने का यही एक मौका है, चैनल है आपके पास, टेलीग्राम। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं यूपीएससी सीएससी के फील्ड के, क्योंकि मैं यूपीएससी सीएससी को ही डील करता हूँ, इसलिए मैं यूपीएससी सीएससी के बारे में ही डिस्कशन करूंगा। तो जितने भी टॉप एजुकेटर हैं अनअकैडमी के यूपीएससी सीएससी के, किसी भी एजुकेटर से क्लास आप ले सकते हैं। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर टीचर से ही पढ़ना है। आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी टीचर से पढ़िए। ठीक है, तो एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर इज जस्ट सब्सक्रिप्शन। अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए और पढ़ाई कीजिए आप। देखिए, 2 तरह के प्लान है, एक प्लस प्लान होता है, दूसरा आइकॉनिक प्लान होता है। ये प्लस प्लान आपका 1 महीने का भी है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। जो मुझे जहां तक लगता है कि यूपीएससी की तैयारी जो है, कम से कम 1.5 से 2 साल चाहिए। 1 साल से लेके 1.5 साल, 2 साल चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर बता रहा हूं मैं, अगर अच्छे से किसी को तैयारी करना हो तो 1 ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन की बात किया जाए तो 49,500 चार्ज आपके लगेंगे। ये कोड है, इस कोड का यूज करेंगे, PJ01। 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है, 44,550 रुपये आपको पे करना होगा। इसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, लिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। तो ये मिलेगा आपके प्लस प्लान पे। दूसरा जो प्लान है वो आइकॉनिक का प्लान है। ये 1 ईयर का है, 2 ईयर का है और 3 ईयर का है।
कुछ अलग से फीचर्स दिए जाएंगे जो आइकॉनिक में दिए जाएंगे। इसका 1 ईयर का चार्ज है 69,500 है। ये कोड है PJ01। 10% डिस्काउंट हो जाएगा इस कोड का यूज करेंगे, और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है 62,550 आपको पे करना है। इसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि ये चारों फीचर्स तो प्लस वाले मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। इसके साथ साथ पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे, और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये मिलेगा आपको आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे। और भी देखिए, अगर ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन के बारे में किसी को देखना है, ये 1 महीने का भी है, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 27,500 है। ये कोड यूज करेंगे PJ01। 10% डिस्काउंट हो जाएगा। 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है 24,750 आपको पे करना होगा। अनअकैडमी का ये कॉम्बैट है, आपको बताया भी था मैंने कि 17 जनवरी को आपका टेस्ट होने वाला है, दिन में 11 बजे से ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक, वो रजिस्ट्रेशन कर लें, और रजिस्ट्रेशन के समय कोई कोड पूछेगा तो आप PJ01 कोड यूज कर सकते हैं। तो 17 जनवरी को दिन में 11 बजे है। ठीक है, तो आप लोग कोड यूज कर सकते हैं। चलिए, तो 11 बजे दिन में सभी लोग टेस्ट दीजिए। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट होगा, और अधिक से अधिक बच्चे जो ऑलरेडी कर रहे हैं वो तो चलिए ठीक है, वो तो करते ही रहेंगे। लेकिन जो जिस तरीके का आपका पेपर यूपीएससी में आता है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा, अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर द्वारा उस पेपर को बनाया गया है, जो आपके कॉम्बैट में होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछने का जो तरीका है यूपीएससी का, उसी तरीके के पैटर्न पे आपका टेस्ट कराया जाएगा, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टेस्ट कराया जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आप आइए और टेस्ट को दीजिए आप लोग, क्योंकि टेस्ट ही एक ऐसा मिलेगा प्लेटफॉर्म जो आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो टेस्ट देते रहिए, टेस्ट से मत भागिए आप लोग। बाकी जितने लोग दे रहे हैं वो देते रहिए, और जो लोग बचे हैं वो भी टेस्ट दिए, क्योंकि आपकी जो रैंकिंग होगी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होगी। तो टेस्ट भी आप लोग को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ही कराया जाएगा, और अधिक से अधिक हर अल्टरनेट संडे को टेस्ट होगा। इस महीने में 3 तारीख को हुआ था, फिर 10 को ऑफ था, फिर 17 तारीख को होने वाला है। तो याद रखिएगा, 17 जनवरी। 45 मिनट का टेस्ट होगा, 60 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, 13 कॉम्बैट होंगे, 6 सेक्शन होगा, रिलेटिव स्कोरिंग होगा, और हर अल्टरनेट संडे को होगा ये। तो जैसे मैंने कहा, 3 को हुआ, फिर 10 को नहीं हुआ, 17 को हुआ, 17 होगा। ये देखिए, अगर फर्स्ट रैंक से लेके थर्ड रैंक तक आपका रहेगा तो 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में दिया जाएगा। और जिसका रैंक 4 से लेके 150 तक का रहेगा, 1000 का अमेजन का वाउचर दिया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए, जिनको भी 2021, 2022 और 2023 का पेपर देना हो, अभी से गांठ बांध ले कि बेटा पेपर समय जो है बड़ा जल्दी जल्दी निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो देखिए, बहुत सारे बैचेज स्टार्ट किए गए हैं। 28 दिसंबर से भी किए गए थे, 4 जनवरी को भी किया गया है, और आने वाले समय में बताऊंगा कि कब बैचेज फिर से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए, 18 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 18 जनवरी से। तो बेटा, जिनको भी टेस्ट देना हो तो देखिए 18 जनवरी का। अगर किसी को 2021 का प्रीलिम्स देना हो तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच है, 6 महीने का बैच है। इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से जितनी भी पढ़ाई करानी है पेपर का, चाहे वो एनालिसिस कराना हो, चाहे पेपर के बारे में पूरा डिटेल बताना हो, चाहे पूरा कोर्स जो यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारा डिस्कशन किया जाएगा। बाइलिंगुअल भी होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। इसके साथ साथ 2021 का बैच में देखिए 6 महीने का लक्ष्य टाइप का एक बैच दिया गया है आपका। देखिए, यहाँ पे भी एक बैच है आपका, बाइलिंगुअल भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और देखिए, 18 जनवरी को 2 साल के लिए भी बैच स्टार्ट हो रहा है, जिनको 2022 में देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर 1 ईयर का किसी को बैच चाहिए 2022 के लिए, तो बहुत सारे बैच है, बाइलिंगुअल भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोड है PJ01। इस कोड का अगर यूज करेंगे तो 10% आपके सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखिए, 18 तारीख को और भी सारे बैच है जो 23 में करना है, जिसको 2 साल की तैयारी करनी है। तो देखिए, बाइलिंगुअल में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और बहुत सारे बैचेज है बेटा। देख लो, एनसीईआरटी के भी बैच स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी में भी हो रहे हैं, इंग्लिश में भी हो रहे हैं। तो आप किसी भी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो 21 हो, चाहे आपका 22 हो, चाहे वो 23 हो, तो कंप्लीट अपनी पूरी तैयारी, अपनी रणनीति, अपनी अप्रोच जो है उस तरीके से बनाइए और तैयारी में लग जाइए आप लोग। ठीक है, तो चलिए, ये देखिए, अनअकैडमी ने कुछ अलग से फीचर्स बताए हैं आपको। देखिए, अगर कोई लड़का यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल लेना चाहता है प्लस का, और आइकॉनिक लेता है जीएस का, आइकॉनिक जो मैंने आपको बताया, तो दोनों का जो एक्चुअल प्राइस आपको टोटल आपको पे करना होगा, ये 1 ईयर का 88,705 तो पे करना है। लेकिन अगर कोड यूज करेंगे PJ01, तो आपका जीएस और ऑप्शनल दोनों का कंप्लीट जो पैकेज हो जाएगा, वो 10% डिस्काउंट के बाद उसका लेस कर लीजिएगा, 88,705 का वो हो जाएगा। अगर दोनों प्लस लेता है कोई लड़का, तो 1 ईयर का चार्ज होगा 70,103, लेकिन कोड यूज करेगा 10% इस पे डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम सीधे बात करते हैं आइकॉनिक के
प्राइस हाइक के बारे में कि 25 जनवरी का दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि 25 जनवरी को कई सारी चीजें हुई थी और 25 जनवरी को आपका आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन बढ़ने वाला है, रेट उसका बढ़ने वाला है, तो जल्द से जल्द उसको सब्सक्रिप्शन को लेना है तो ले सकते हैं। तबीयत उतना ठीक नहीं है मेरा इस समय, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा क्लास को लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स चल रहे हैं अभी मेंस के, कई जगह इंटरव्यू चल रहे हैं, कई जगह प्रीलिम्स के पेपर होने वाले हैं और बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है, तो चलता रहेगा। अगर आप तैयारी के दौरान हैं तो आपको बहुत सारे पेपर जिंदगी भर आपको देखने को मिलेंगे, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक तो पेपर देना ही होता है। तो हम बात कर लेते हैं आज के पहले टॉपिक पे, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, सब इस पे डिस्कशन करेंगे और ऑलरेडी आप लोग चीजें जानते भी होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि गला बैठा हुआ है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। और चलिए हम धीरे धीरे चीजों को, एक एक चीजों को एनालिसिस करते चलेंगे और टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को समाज सुधारक, विचारक और यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद साहब की याद में उनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और वही विवेकानंद साहब थे जिन्होंने जाके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएनओ में जाके भाषण दिया था, वो भी हिंदी में दिया था, शिकागो में दिया था उन्होंने। कब दिया था, 1893 में। कई बार पेपर में पूछा भी है। और दूसरी बार शायद बता सकते हैं कोई कमेंट करके कि दूसरी बार किसने भाषण दिया था शिकागो में जाके, हिंदी में भाषण देने का गौरव उनको प्राप्त है? कमेंट करके कोई बताना चाहता है तो ये बता सकता है। ये क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछा हुआ है। तो खैर इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, थोड़ा सा इस पे हम लोग मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी का वो दिन है जब हम देश के, हमारे समाज सुधारक कहिए, चाहे विचारक कहिए, चाहे यूथ आइकन कहिए, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सभी लोग उसके बारे में जानते भी हैं। और इस दिवस का उद्देश्य क्या, आखिर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य यही है कि स्वामी विवेकानंद के जो महान विचारों के प्रति जागरूकता फैलाना है, कि यानी देश में जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो किया गया काम है, उनके जो विचार है, उन महान विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत करना है, समाज के प्रति उसको जागरूक करना है, समाज को बताना है कि देखो स्वामी विवेकानंद साहब के ये विचार थे, वो समाज को कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते थे। वे देश के युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है और आज भी देश का युवा उनको फॉलो करता है। ठीक है। 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था, 1984 को किया गया था। और उसके बाद 1985 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस दिवस के अवसर पर देश भर में सेमिनार होते हैं, भाषण होते हैं, युवा वार्ता होता है, योगासन होता है, निबंध लेखन प्रतियोगिता इत्यादि विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। अभी 12 जनवरी रिसेंटली खत्म भी हुआ है। तो 12 जनवरी रिसेंटली खत्म हुआ है और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी जगह सेमिनार हुए थे, बहुत सारे निबंध प्रतियोगिता होती है, वार्ता होती है, भाषणबाजी भी होता है, उनके बारे में लोगों को बताया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। इसलिए 12 फरवरी का वो दिन है जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1984 से इसको स्टार्ट किया गया है, 85 से हर साल इसको मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद के जो विचार है, उन विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उनके विचारों को समाज के सामने जागरूक किया जाता है। और यही जो यूथ आइकन है, जो आज की पीढ़ी है, उनको फॉलो भी करती है स्वामी विवेकानंद के विचारों को। तो यही सब चीजें हैं, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है 12 जनवरी का दिन। और 1985 से प्रतिवर्ष, जैसे मैंने कहा कि 12 जनवरी को दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए कि उसी दिन हमारे स्वामी विवेकानंद साहब का जन्म भी हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ ज्यादा बताने लायक नहीं है, पूरा डिटेल तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्वामी विवेकानंद साहब का राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2020। आगे बढ़ते हैं। रोचक तथ्य जानिए क्या है विवेकानंद साहब का जन्म। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल सब एक इर्द गिर्द ही सब थे, पूरा बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़ा प्रांत था। और अंग्रेजों ने, आपने बाद में देखा होगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को डिस्ट्रीब्यूट करने का कैसे षड्यंत्र रचा। उन्होंने कहा कि प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा है, लेकिन मंशा तो कुछ और, बंगाल विभाजन किया गया और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर किया गया। सब पता है आप लोग को, ऑलरेडी आप लोगों ने बंग बंग पढ़ा भी होगा। तो उस समय एरिया बहुत बड़ा था और बंगाल तो ऐसी जगह है, ऐसी धरती है वहां पे जहां एक से एक सूरवीर पैदा हुए हैं। वो बंगाल जिसमें एक से एक सूरवीर को जन्म दिया है, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरविंदो घोष, तरह तरह के लोग वहां, महान विभूतियां वहां पैदा हुई है बंगाल में।
इसलिए अंग्रेजों ने कहा फूट डालो और राज करो। बंगाल को लगा कि यहाँ पे तो राष्ट्रवादी भावना तो प्रखर है, चाहे वो लेखन में हो, चाहे शैली में हो, चाहे कला में, हर क्षेत्र में। अरविंदो घोष, बारिंद्र घोष, सूर्य सेन, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। मैं कहना यही चाहता हूँ कि सिर्फ बंगाल का जो एरिया था बहुत बड़ा था। अंग्रेजों ने कहा कि देखिए प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, इसलिए हम इसको बांटना चाहते हैं, लेकिन मंशा तो वही था कि अलग कर देंगे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को। पूर्वी बंगाल मतलब आज के डेट में बांग्लादेश जिसे कहते हैं। तो वैसे ही धीरे धीरे माहौल शांत हो जाएगा और कलकत्ता से राजधानी दिल्ली को ट्रांसफर किया गया। तो उस समय जो एरिया था बहुत बड़ा था, सब एक दूसरे में एक बहुत बड़ा एरिया था आज के हिसाब से ना, उस हिसाब से सोचिए आप लोग। तो 12 जनवरी 1863 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता में हुआ था और उनका जो मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। तो बहुत लोग नहीं जानते, ये भी जान लीजिए। वे 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो अगर कोई पूछे कि उनके गुरु का नाम क्या था, तो रामकृष्ण परमहंस साहब थे। वो प्रसिद्ध संत थे 19वीं शताब्दी के, और उन्हें भारत में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण व राष्ट्रवाद का प्रणेता माना जाता है। और वैसे भी कहा जाता है कि गुरु के पथ पर अगर कोई शिष्य चलने की कोशिश करता है तो वाकई में गुरु को अपने फॉलो करता है। जैसे अगर मैं मान लीजिए आपसे कहूं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो कमेंट करके कोई बताना चाहता है तो मुझे बता सकता है। महात्मा गांधी उस समय जब देश में आते हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, चलिए मॉडर्न हिस्ट्री से भी कुछ जोड़ के बताता हूँ कि 9 जनवरी 1915 को जब भारत को साउथ अफ्रीका से आते हैं और उसी दिन का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, और इस साल भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। और प्रवासी भारतीय दिवस जब उनके आते हैं, खैर मैं प्रवासी भारतीय दिवस पे नहीं जाऊंगा, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो काम उन्होंने प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया था, उनके जितने भी किए गए काम वो साउथ अफ्रीका में थे। दक्षिणी अफ्रीका में जो काम उन्होंने किया था, जो वहां पे जो जो प्रयोग वहां पे किए थे, वो सारे प्रयोगों को यहाँ पर भारत में प्रचारित करने का काम उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो गुरु का रोल बहुत बड़ा होता है। और जैसे मैंने कहा कि इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, और महात्मा गांधी के गुरु का नाम क्या था? महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम, महात्मा गांधी, इनके गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले साहब। और उनके गुरु का नाम क्या था? एमजी रनाडे साहब, महादेव रनाडे साहब। तो बेटा देखो, ये सीरीज पढ़ लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार पूछता है। मैं वैसे ही नहीं बताता हूँ बीच बीच में सब चीजें, मैं इसलिए करंट के हिसाब से आपको कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री के थ्रू भी मैं ले आने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग, ताकि उन चीजों का पता चले आपको। तो रामकृष्ण परमहंस के गुरु शिष्य थे, और 19वीं शताब्दी के सबसे महान प्रसिद्ध संत हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस साहब। उन्हें भारत में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण की और राष्ट्रवाद का प्रणेता माना जाता है। और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 1893 में, यानी स्वामी विवेकानंद साहब ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में, पॉइंट टू बी नोटेड, लगातार पेपर में पूछा गया है कि 1893 का ही वो दिन था जो स्वामी विवेकानंद साहब जाते हैं शिकागो, और 1893 में शायद गांधी जी भी कहीं गए थे पढ़ने। कोई बता सकता है कहाँ गए थे? बड़ा इंपॉर्टेंट समय है 1893। अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था, और विश्व से हिंदू धर्म का परिचय करवाया था। और भाषण भी हिंदी में दिया था, जबरदस्त वो स्पीच उन्होंने दिया था। एक ऐतिहासिक समय था वो, जब वो जाते हैं अमेरिका, जाते हैं शिकागो जाते हैं, और उन्होंने जाके हिंदी में भाषण दिया था और अपने देश का मान स्वाभिमान हर चीज बढ़ाने का काम किया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद साहब, जिनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस साहब, और बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र, सोचो इनका भी नाम नरेंद्र था। और मैंने कहा कि उस समय जाते हैं भारत की आन बान शान, और वहां पे जाते हैं जो उनका भाषण था, आज भी वो भाषण हम याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद साहब यूथ आइकन थे। राष्ट्रीय युवा दिवस इसलिए मनाया भी जाता है, उनके जन्मदिन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि 1893 के अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में स्वामी जी ने भाग लिया था, और भारत की तरफ से वो गए थे, और वहां जाकर उन्होंने वो जबरदस्त स्पीच दिया था कि आज भी वो स्पीच याद रखा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और विश्व से हिंदू धर्म का परिचय करवाया था कि भैया हम लोग को हल्के में ना लिया करो। ठीक है। स्वामी विवेकानंद को उनके प्राचीन हिंदू दर्शन के ज्ञान, अकार्ड तर्क तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समायोजन के लिए जाना जाता था। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ हिंदी धर्म की बात, हिंदी की बात करते थे, वो हर चीज का तर्क भी जानते थे, कैसे किसी चीज को कैसे तर्क के द्वारा सिद्ध करना है।
और वैज्ञानिक उनका अप्रोच था। ऐसा नहीं था कि वो किसी मानसिकता से ग्रसित थे कि भाई साहब नहीं यही जो बोल रहा हूँ वही सत्य, ऐसा नहीं है। वो तर्क के साथ सिद्ध करते थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। मान लीजिए आज की डेट में क्या है, कोई महान बनने की कोशिश करे तो ऐसा नहीं है कि वो महानता तब सिद्ध होगी जब उसको तर्क के द्वारा सिद्ध किया जाए। तो ये सारे गुण स्वामी विवेकानंद साहब में थे। वो तर्क के द्वारा सिद्ध करते थे, अकाट तर्क देते थे, और वैज्ञानिक अप्रोचेस थे, उनके दृष्टिकोण थे। और इनका निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 को, इनका निधन हुआ था। उनकी मृत्यु हो गई थी स्वामी विवेकानंद साहब की। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक महान व्यक्तित्व में क्या होनी चाहिए? एक महान व्यक्तित्व में हर चीज की, हर तरह की क्षमता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य नहीं हो सकता है कुछ और भी हो। लेकिन अगर मैं तर्क के द्वारा सिद्ध कर दूं, अगर वो चीजें सही है तो सही है, सही रहेंगी। तो वो सारे गुण थे स्वामी विवेकानंद साहब के द्वारा, इसीलिए हम उनको याद भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, क्या है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1999 में की गई थी, और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 54 120 प्रस्ताव पारित किया भी था। और भी देखते हैं, पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था, और इसके लिए 8 से 12 अगस्त 1998 में पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ द्वारा सिफारिश की गई थी। इसको भी आप लोग देखना चाहते हैं तो बस देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 99 में की गई थी। और इसके लिए उन्होंने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 54 120 में से 54 प्रस्ताव पारित किया था, और पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। और इसके लिए 8 से 12 अगस्त 1998 में, जैसे मैंने कहा, कि पुर्तगाल में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ द्वारा सिफारिश की गई थी। तो इसको भी अगर आपको जानना है तो आप लोग जान लीजिए। बाकी तो सब बता ही दिया हूं आप लोग को, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। स्वामी विवेकानंद साहब के बारे में कौन नहीं जानना चाहता है? तो बताइए आप लोग। तो कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन से ये बताइएगा, स्वामी विवेकानंद साहब की, कि संयुक्त राष्ट्र, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका के शिकागो में जाके उन्होंने भाषण दिया था, भाषण किस भाषा में दिया था, और दूसरी बार जाके उसी भाषा में किसने भाषण दिया है? बस 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे जवाब दे दीजिएगा। जैसे मैंने कहा ना यहाँ पे आपको, कि स्वामी विवेकानंद साहब शिकागो, जैसे मैंने कहा था कि आपको कि यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कि 1893 जो बताया था, शिकागो में विश्व धर्म संसद में गए थे, वो भारत का प्रतिनिधित्व किए थे, उन्होंने भाषण दिया था, वो किस भाषा में भाषण दिया था? ये क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन यह है कि दूसरी बार कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो उसी भाषा में भाषण दिया था? उनका भी नाम बता दीजिए मुझे, तो अच्छा लगेगा। ठीक है। हालांकि आप लोग जानते भी होंगे, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है वो। ठीक है, हल्के मत लीजिए उनको भी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। और सर्वोच्च न्यायालय ने, अभी जो आप लोगों ने कृषि बिल के बारे में आपने सुना होगा, कई दिनों से मैं पढ़ाया भी था, किसानों आंदोलन चल रहा है कृषि बिल को लेकर, 3 विधेयकों को लेकर, कृषि कानून को लेकर। आप देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के अगल बगल का जो रीजन है, देख रहे हैं आप, हर जगह के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। इतने दिनों से ये केसेस चल रहे हैं। कई बार की दौरे की वार्ता हो चुकी है हमारे कृषि मंत्री, हमारे कृषि मंत्री और हमारे किसान यूनियनों से, लेकिन अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, और शुरुआत में इन्होंने जो नारा दिया था, सबसे पहले ये शांति से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, फिर उन्होंने नाम दिया दिल्ली चलो। और मैंने कहा था, सब पढ़ा चुका हूं आप लोग को, और मैंने कहा था कि उन्होंने नारा था कि दिल्ली चलो, बड़ा शांति से ये अपना आंदोलन कर रहे थे, और ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी उस समय कहा था कि ये इनका अधिकार है, इनको करना चाहिए आंदोलन, ये अधिकार कर भी रहे थे। और कई दौरों की वार्ता हुई, 7 8 दौरे की वार्ता हो चुकी है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। किसान अपनी जगह अड़े हुए हैं, सरकार अपनी जगह अड़ी हुई है, तब बीच में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है, और करना भी चाहिए था। तो आज हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाई है। और वो कौन से कानून है, क्या है ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा? और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि भैया जो कानून आप बनाए हैं, आप, हम फिलहाल इसमें रोक लगा रहे हैं। आप इतने महीने से हमारे देश का किसान ठंड के समय में देश में आंदोलन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस कानूनों पर सरकार को विचार करना चाहिए। और इतनी हड़बड़ी तड़बड़ी क्यों था, इतनी जल्दीबाजी में क्यों था कि अब सितंबर में तीनों कानून एक साथ लेके चले आए?
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा है। और जैसे मैंने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर तो तीन चीजें मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछूंगा, कई बार पढ़ा भी चुका हूं। पहला क्वेश्चन है कि देश के कृषि मंत्री कौन है, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। दूसरा क्वेश्चन होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है। और तीसरा क्वेश्चन होगा कि कितने बिल सरकार के द्वारा लाए गए थे जिसका किसान जो आंदोलन जो है, किसान जो है हमारा, उसका विरोध कर रहा है कि भैया इसको वापस ले लीजिए आप। तीन क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट तुरंत। तीन क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग दीजिए, तीनों क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी, जल्द से जल्द सभी लोग तीन क्वेश्चन का आंसर तुरंत दीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन भी पूछता हूं बीच बीच में, जिससे आपका क्विज भी हो जाए। आपका जो चीजें मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलेगा आपको। बाकी तो सब पढ़ा ही रहा हूं मैं आपको। तीन क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। दूसरा क्वेश्चन, कृषि मंत्री कौन है, केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। और तीसरा, कितने कानून लाए गए थे जिसका विरोध हमारे हमारे किसान आंदोलन, किसान भाई कर रहे हैं। देश का किसान, देश का अन्नदाता, उसी के ऊपर राजनीति भी होती है। और चौथा क्वेश्चन, चलिए मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि हरित क्रांति कहां पर हुआ था। कमेंट करके सब लोग बताइए। ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार पेपर में पूछा था, प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने, जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार से आग्रह किया है। आग्रह क्या करेगा, सुनाएगा कहानी उनको कि भाई मान जाओ, बहुत बदमाशी कर रहे हैं आप लोग। और ये होना भी था। तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत सरकार के किसानों और किसानों के बीच के मतभेद को समाप्त करने के लिए तीन कृषि कानूनों को क्रियान्वयन करने के लिए निलंबित कर दिया है। ठीक है, तो सरकार के जो नुमाइंदे होंगे उन लोग को बता दीजिएगा कि भाई साहब देखिए ऐसा है, आप तो कुछ कर नहीं रहे थे, दौरे वार्ते पे वार्ता हो रही है आपकी, लेकिन देश का किसान अगर परेशान होगा, देश का अन्नदाता परेशान होगा, तो वाकई में सभी परेशान हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है कि भैया भारत सरकार के किसानों और किसानों के बीच जो मतभेद है, यानी भारत सरकार और किसानों के बीच में जो मतभेद है कृषि कानून को लेकर, उन तीन नए कृषि कानून के क्रियान्वयन को निलंबित कर दिया है कि भैया रोक लगा दे रहे हैं हम इस पे। बहुत हो गया, आप लोगों ने बहुत डीलिंग कर लिया, बहुत भाषणबाजी आप लोग करते हैं। और भी देखिए क्या क्या बोला है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया कि भैया समिति बनेगी, कमेटी बनेगी, डिसीजन जो देगा वही होगा सब। आप बार बार अयोध्या का मुद्दा हो चाहे कोई मुद्दा हो, सुप्रीम कोर्ट तो ही सॉल्व कर रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही हमारे देश में कानून, जो सर्व सर्वा है। सबसे बड़ा कानून सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि भैया बहुत हो गया आप लोग का बैठक बैठक, बहुत हो गया आप लोगों को समझाना बुझाना एक दूसरे को। अब भैया हम कह रहे हैं कि जो तीन कृषि कानून है उस किसान कानूनों पर हम रोक लगा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया है, एक कमेटी का गठन किया है। और उसमें क्या होगा कि शीर्ष अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि वह किसान संघ और केंद्र सरकार के बीच बातचीत की प्रक्रिया से बहुत निराश है। और केंद्र सरकार और किसान संघ 8 दौर की वार्ता के बाद भी अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि भैया इतने दिनों से वार्ता हो रही है, वार्ता पे वार्ता किए जा रहे हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट कुछ हो ही नहीं रहा है। आप कह तो रहे हो कि हम इसको हटा देंगे, फिर हटा क्यों नहीं रहे हो। जब किसान कह रहा है कि आप भैया इस कानून को हटाइए, ये कानून हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो आप हटाइए। आप कह भी रहे हो कि भारत कृषि प्रधान देश है, सभी जानते हैं, राजनीति भी करनी होती किसानों पे करोगे आप। तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और शीर्ष अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि वह किसान संघ और केंद्र सरकार के बीच की बातचीत की प्रक्रिया से बहुत निराश है भैया। सुप्रीम कोर्ट देख रहा था कि भाई हो सकता है कि मान जाएंगे सब दोनों, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है वो बैठे हुए संसद में, वो पार्लियामेंट में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाना था तो आपने तुरंत बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी हाँ में हाँ भर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, चलो बनाओ, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन गया आपका, नया संसद भवन होगा। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया बहुत हो गई आप दोनों के बीच की वार्ता, 8 बार की वार्ता आप लोग की हो चुकी है, लेकिन फाइनल कंक्लूजन अभी तक कुछ है नहीं। और फाइनल कंक्लूजन नहीं है तो फिलहाल हमें कमेटी का गठन कर रहे हैं और वो कमेटी डिसाइड करके हमको बता देगी कि हमको करना क्या है। और मैं, ये तीनों कृषि कानून है, इन तीनों कृषि कानूनों पर हम फिलहाल रोक लगा रहे हैं कि आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, तो हम बैठे हुए, हम सुप्रीम कोर्ट है, हमको जो करना हुआ हम कर लेंगे।
ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बस मुद्दे की चीजें जानिए। मैं उसी भाषा में पढ़ाना चाहता हूँ जिस भाषा में आप लोग पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश ज्यादा करें। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए 3 कृषि कानून इस प्रकार हैं। पहला कानून यह है कि मूल्य आश्वासन पर किसानों समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020। यह अधिनियम किसान और खरीदार के बीच अनुबंध खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा बनाता है। अनुबंध किसी कृषि खेती, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हाँ, तो पहला नियम यही कहता है। किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। यह अधिनियम क्या कहता है कि कृषि उपज बाजार समिति एपीएमसी के परिसर से परे किसानों की अंतर राज्य और अंतर राज्य व्यापार की अनुमति देता है। और इस अधिनियम ने बाजार शुल्क को समाप्त कर दिया है, जो सरकार का दूसरा कानून था। अच्छा जी, पहला क्या था? कृषि सेवा अधिनियम 2020। और यह एक्ट यह था कि किसान और खरीदार के बीच, मतलब बेचने वाला और खरीदने वाला, बेचने वाला कौन? किसान। और खरीदने वाला कौन? जो लोग बैठे हुए महारथी लोग, वो, उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा बनाता है। सोच लीजिए, बड़े बड़े आ जाएंगे लोग, भाई लोग। और दूसरा क्या कहता है कि कृषि उपज और बाजार समिति जो है एपीएमसी के परिसर से किसानों के अंतर सरकार राज्य और अंतर राज्य व्यापार की अनुमति देता है। और इस अधिनियम ने बाजार शुल्क को समाप्त कर दिया है। दूसरा कानून था, यह इलेक्ट्रिक ट्रेडिंग की अनुमति देता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अनुमति देता है। और इसके अलावा यह किसानों के लिए वैकल्पिक व्यापारी चैनलों के माध्यम से कृषि उत्पादों के बाधा मुक्त अंतरराज्य और अंतरराज्य व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक कीमतों की सुविधा प्रदान करता है। इसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। और किसान इन तीनों कानूनों का पूरा तौर तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो तीनों कानूनों को मैंने बता दिया है। यही 3 ऐसे कानून है जो सितंबर में लाया गया था, और किसान इसी तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं कि भैया हमको नहीं चाहिए कानून। जब हम कह रहे हैं, जब हमारे पे लागू कर रहे हो अन्नदाताओं पे, और अन्नदाता तो ऑलरेडी कह रहा है कि हम नहीं करना चाहते। आप अपना कानून पहले निरस्त कीजिए। और पिछले 1 महीने से ऊपर हो गया, ठंड का समय है, न जाने कितने किसानों ने, मैं क्या बोलूं, खैर ये नहीं बोलना चाहिए। जिसका अन्नदाता का अगर ये हाल होगा, तो शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं लोग कि क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कमेटी का गठन कर रहे हैं, और तीनों कानून पर फिलहाल हम रोक लगा रहे हैं। और देखिए क्या था कि किसान कृषि कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं, बस यही है। तीनों कानून था, उसका विरोध इसीलिए किया गया था। यह कानून सीधे कारपोरेट्स को उपज बेचने के लिए रूपरेखा तैयार करते हैं। बताइए, कारपोरेट्स घराने वालों को। तो भैया एमएसपी का क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या होगा इसका? सरकार कहती थी ना कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना था। आप अगर धान जो है इतने में बेचेंगे, आप अपना गेहूं इतने में बेचेंगे, आप टेंशन फ्री रहिए, आप अपना खेती करते रहिए। ओलावृष्टि हो चाहे कुछ भी हो, हम तो भैया धान इतने में आपको बेचने का हक देते हैं। इससे कम नहीं मिलेगा आपको, जितना हमने फिक्स कर दिया। आपके बेचने के पहले आप उतने में बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई सरकार को? क्या किसानों की आय को दोगुना 2022 में इसी तरह करना चाहती थी सरकार? तो ये कहानी यही है कि यह कानून सीधे कारपोरेट को उपज बेचने के लिए रूपरेखा तैयार करता है। और किसानों को कारपोरेट पर भरोसा नहीं है, क्योंकि कारपोरेट वाले जो आएंगे वो सिर्फ उनको पैसे से मतलब है। वो शोषण करेंगे, जैसे पहले होता था। ऐसा किसानों को लगता है। हो सकता है अच्छी बात हो सकता है बहुत अच्छा हो। सरकार ये भी कह रही थी कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। सरकार कह रही है कि एक बार कोशिश तो करके आप लोग देखिए। ऐसा नहीं है कि कारपोरेट वाले जो आएंगे वो दन दनादन करेंगे, ऐसा नहीं है। आप एक बार कोशिश करके देखिए। लेकिन किसानों को कॉर्पोरेट पे भरोसा नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट बिजनेसमैन सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है। उसको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। और देखते हैं, किसानों के अनुसार इससे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त हो सकती है। जो एक अधिकार मिला था किसानों को भी, जो मैं एमएसपी की जिसकी बात कर रहा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसकी मैं बात कर रहा था, कि ये किसानों को एक अधिकार देता था कि अगर आपको गेहूं बोना हो, तो जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी तो सरकार उस साल उसका जो रेट है डिसाइड कर देती थी कि इस साल जो गेहूं है, चाहे धान है, चाहे आपका बाजरा है, चाहे जो भी चीजें हैं, जो भी फसल है, उसका हम एमएसपी डिसाइड कर देते हैं। आपका खेत में चाहे आग लग जाए, आपके खेत में भगवान न करे ये सब चीजें हो, ओलावृष्टि हो जाए, फसल बर्बाद हो जाए, भाई कुछ भी हो जाए, तो वो तो सरकार के द्वारा, तरह तरह की योजनाएं तो सरकार द्वारा निकाली ही जाती है। इसके साथ ही साथ ये था कि अगर गेहूं है तो इतने में आप ले आके बेच सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक उसको मिला हुआ था कि एक उसको सिक्योरिटी मिली हुई थी कि भैया हमारा गेहूं ले आके हम इतने में बेचेंगे, इतना पैसा तो मिलना है, श्योर है सरकार की तरफ से।
तो ये सब चीजें आप लोग जानते होंगे कि तो किसानों के डर है कि कारपोरेट घराने वाले आ जाएंगे और आप कह रहे हैं कारपोरेट को बेचो। और कारपोरेट पे तो हमको भरोसा है ही नहीं, तो कारपोरेट वाले तो सिर्फ प्रॉफिट चाहेंगे, किसानों का शोषण होगा। किसानों को ऐसा लगता है कि भैया ये 3 कानून हटाओ यार, इसको नहीं चाहिए हमको। और सरकार कह रही है कि भाई मान लो पहली बार ऐसा है, हो सकता है आपके जो के लिए फायदेमंद हो, वैसे भी हम किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं। तो क्या तरीके यही है? अब सरकार अपनी जगह सही है, किसान अपनी जगह सही है, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के बीच का डिसीजन निकाल दिया कि भैया 8 दूर की वार्ता तुम लोग कर चुके हो। अब पता नहीं कितना वार्ता करोगे, कितने महीने तक बैठे रहेंगे देश का किसान। और देश का अन्नदाता बैठा रहेगा तो क्या विदेशी मीडिया अच्छे से बैठी रहेगी? वो नहीं दिखाएगी हमारे देश के बारे में कि देश का अन्नदाता, भारत कृषि प्रधान देश है, 65% जनसंख्या गांव में निवास करती है। और आज हो क्या रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। खैर, मैं पूरा डिटेल बता दिया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को चीजें अच्छे से समझ में आई हों। ठीक है, तो इससे देख लीजिएगा कि हमको डर लगता है कि एमएसपी समाप्त हो सकती है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट, किसान कह रहे हैं कानून कानून को वापस कीजिए। मोदी जी हैं हमारे, सुप्रीम कोर्ट बगल में, तीनों फोटो देख लीजिए आप। चलिए। और भैया पंजाब और हरियाणा में विरोध प्रदर्शन ज्यादा क्यों है? अरे पागल, एक बात बताओ, हरित क्रांति कहाँ हुई थी? हरित क्रांति सबसे ज्यादा हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब और हरियाणा में हुई थी। तो विरोध कहाँ होगा सबसे ज्यादा? चलिए, तो हम बात करते हैं। पंजाब और हरियाणा में कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है, क्योंकि हरित क्रांति पहली बार इन्हीं राज्यों में शुरू की गई थी। तो शायद सरकार को ये बात पता नहीं है क्या? और पंजाब में उत्पादित लगभग 89% और हरियाणा में उत्पादित 85% चावल सरकार द्वारा खरीदा जाता है। तो एक बात बता, विरोध कौन करेगा? उनके पास बड़ा बड़ा जमीन है, वो बेचारे पैदा करते हैं, फसल को पैदा करते हैं, और नए टेक्नोलॉजी के साथ उनकी सरकार उनको मदद करती है, राज्य सरकार। तो विरोध सबसे ज्यादा अगर उन्हीं को समस्या है तो विरोध कौन करेगा? तो सबसे ज्यादा विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिमी क्रांति, हरित क्रांति जो हुई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में हुई थी सबसे ज्यादा, और बड़े पैमाने पर वहां कृषि हुई थी। और जैसे मैंने कहा कि उत्पादित लगभग 89% पंजाब में, और उत्पादित 85% चावल उत्पादित जो है, चावल जो हरियाणा में सरकार द्वारा खरीदा जाता है। और जब सरकार द्वारा खरीदा जाता था, पहले एमएसपी था, डिसाइड था कि भैया हम गेहूं लाके इतने बेच देंगे, हमको इतना पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कारपोरेट वाले आएंगे, बड़ा बड़ा लेंगे, और समझ रहे हैं, तो इनको कारपोरेट पे भरोसा किसानों को नहीं है कि भैया बंद करो ये कारपोरेट कहानी, हमको कारपोरेट से कोई मतलब नहीं, हमको एमएसपी जैसे चला था चलने दीजिए। और सरकार का कहना है कि भाई एक बार लागू करके तो देखो, तुम्हारे लिए लाए हैं, हम तुम्हारे हितैषी हैं। तो ये सब चीजें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को शायद ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा भी होगा। ये टेलीग्राम का लिंक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है, और इस टेलीग्राम के लिंक को सभी लोग फॉलो करते रहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे क्लास, जैसे कहा कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का 11 AM को क्लास होगा, मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, लगातार कंटिन्यूअस क्लास चलती रहेगी, अनवरत चलता रहेगा लगातार। आपका तीसरा लेक्चर चलेगा, क्योंकि पहला यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों का भारत आगमन और आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, दो टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है, उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपका ये टेलीग्राम का लिंक है, और ये कोड है, किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट पा सकते हैं, PJ01। तो ये इसको देख लीजिएगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? बस 1 मिनट रुक जाइए, बस मैं आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, बस 1 मिनट मुझे समय दे दीजिए, बस जस्ट 1 मिनट। प्लीज वेट एंड वॉच। आप लोग बने रहिएगा, अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, बस 1 मिनट रुक जाइए, एक अर्जेंसी है, प्लीज वेट।
चलिए हम आ गए। ठीक है, तो दो टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। 1 मिनट वेट कीजिए बस बेटा, 1 मिनट। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नया किया जाए, क्रिएटिव किया जाए। तो हम इस फिर टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखिए, बहुत वार्ता हो चुकी है, 8 दौरे की वार्ता हो चुकी है केंद्र सरकार के द्वारा और हमारे कृषि संगठन के द्वारा। कृषियों के जो 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 लीड कर रहे हैं, जो कृषि नेता है, किसान नेता है, उन दोनों के बीच में कई दौरों की वार्ता हुई, लेकिन वार्ता का कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहे? भाई हम सुप्रीम कोर्ट हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है, तो कमेटी बनाएगी, कमेटी बैठाई है, दोनों तरह का देखा जाएगा पक्ष। और जैसे मैंने कहा कि किसानों को डर है कि भैया कारपोरेट वाले अगर एक बार बैठ गए तो समझ लो हमको दिक्कत हो जाएगी भैया, इसलिए इसका विरोध भी कर रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन, क्या है ये अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कौन है ये अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन? वो भी वर्कर्स यूनियन, वो भी अल्फाबेट, ये क्या है आखिर? तो हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली बार है तो इसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। ताकि राष्ट्रीय युवा दिवस या किसानों को लेकर अगर कोई मुद्दा हो तो इसमें बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। तो बात करते हैं तीसरा टॉपिक, अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन। हाल ही में अल्फाबेट के 200 से अधिक इंजीनियर और वर्कर्स ने कंपनी में अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन का गठन किया है। जैसे बहुत सारे यूनियन होते हैं, ट्रेड यूनियन होता है, वैसे ही अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन का गठन किया गया है। अल्फाबेट के 200 से अधिक इंजीनियर्स और वर्कर्स ने कंपनी में ही अपने अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन का गठन किया है। की पॉइंट पे बात कर लेते हैं, क्या है भैया? ये अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन अल्फाबेट में बढ़ते श्रमिक आंदोलनों को मजबूत करेगा और श्रमिकों के लिए एक वाहन के रूप में काम करेगा, ताकि उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके। और वैसे भी देख रहे हैं कोरोना महामारी में कंपनियों का क्या हाल है, वहां के वर्कर्स का क्या हाल है, क्योंकि भाई कंपनी में प्रोडक्शन तभी होगा जब उसका खपत हो, और महामारी में लोग पास पैसे की कमी हो गई, तो खपत हो नहीं पा रही है। तो समस्या हर सेक्टर में है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इसी सेक्टर में, हर सेक्टर में है वो समस्या। तो अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन अल्फाबेट में बढ़ते श्रमिकों को आंदोलनों को मजबूत करेगा, और जहां पर भी श्रमिक आंदोलन मजबूत होते हैं, कंपनी के जो मालिक होते हैं उन पर थोड़ा सा दबाव भी बनता है। विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता पे बैठे हुए सत्ताधारी लोग थोड़ा डर के रहेंगे। बस याद रखिए ये सब चीजें। और श्रमिकों के लिए एक वाहन के रूप में काम करेगा, ताकि उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके। गूगल के पुनर्गठन के माध्यम से अल्फाबेट कंपनी बनी है। तो गूगल के बारे में पूरी दुनिया जानती है, गूगल देवता के बारे में। तो गूगल को देवता मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बेटा, गूगल सर्च इंजन है। तो गूगल के पुनर्गठन के माध्यम से अल्फाबेट कंपनी बनी है, और अल्फाबेट अब गूगल और वैमो मतलब एक सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी की पेरेंट कंपनी बन गई है। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि अल्फाबेट अब गूगल और वायमो एक सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी की पेरेंट कंपनी बन चुकी है। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस ज्यादा बताने लायक नहीं है। संघ क्यों बनाया भाई? संघ क्यों बनता है, यूनियन क्यों बनता है किसी चीज का? यूनियन इसीलिए बनता है कि अगर हमारा संघ मजबूत होगा तो हम कहीं भी चट्टान की तरह हम लोग चिपटे रहेंगे। कहीं पे भी कुछ होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। यूनियन हमारा मजबूत रहेगा, यूनियन के नेता मजबूत रहेंगे तो उसका विरोध किया जाएगा। तो यही सब चीजें हैं। अल्फाबेट के कर्मचारी कंपनी के कई कार्यों का विरोध कर रहे हैं, और कुछ प्रमुख मुद्दे जिन पर कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध किया है वे इस प्रकार हैं। तो भाई कर्मचारी विरोध क्यों करेगा? पहला कारण हो सकता है कि या तो उसका सैलरी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा हो, या फिर उनका काम करने का तरीका जो है वो बदला जा रहा हो। तो कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, और कंपनी अगर प्रॉफिट से मतलब है तो उनको आपको सुविधाएं भी देनी चाहिए कर्मचारियों को। तो क्या कंपनी सब कर्मचारियों को सुविधाएं दे रही है कि नहीं दे रही है? तो यूनियन इसीलिए बनाया जाता है कि कंपनी के ऊपर दबाव बना रहे। उनका दबना दबाव बनेगा तो कंपनी के मालिक थोड़ा अकड़ कम होगा। और हिंदी पिक्चरों में भी आप लोग देखते होंगे। पहला जो मुद्दा है, इस कंपनी का अल्फाबेट करके कर्मचारियों का संघ क्यों बनाया? तो जिन पर कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध किया है, और जो इस प्रकार है क्यों किया। एक है यौन शोषण का मामला, अब ऐसे भी देख ही रहे हैं, चलिए बात कर ही लेते हैं।
2018 में गूगल को महिलाओं के यौन शोषण मामले में कर्मचारियों की कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया इस बारे में जानती है कितनी थू-थू हुई थी गूगल की। और उस समय कंपनी के 20,000 से अधिक कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया था। भैया देखो ना, ये ना हो पाएगा। आप तो रिस्पेक्टेड हो यार, गूगल देवता, मतलब रिस्पेक्टेड गूगल कंपनी जो है, और आप ऐसा काम होगा गूगल में भी, वो भी यौन शोषण का मामला पाया जाएगा। तो महिलाओं के यौन शोषण के मामले में कर्मचारियों की कड़ी निंदा का सामना करना पड़ा था गूगल को, गूगल कंपनी को, और जिसके कारण कंपनी के 20,000 से अधिक कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया। बताओ, इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी गूगल, उसके ऊपर ऐसा आरोप लगे तो भाई कंपनी की कितनी बदनामी होगी आप बताइए, जिसने अपना इतना भौकाल बना के रखा है। और यही उसकी सच्चाई अगर दिखाई दे, जनता जान जाए, जनता अवेयर हो जाए, तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर प्रेशर तो बनता है। और ये सब तभी हो पाता है जब एकता होती है, यूनियन होती है, और इसीलिए यूनियन बना भी है। यही सब चीजें थी, इसको देख लीजिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विवाद भी था, जिसका विरोध इन्होंने किया है, संघ ने। मतलब कौन से संघ? जो कर्मचारी संघ है, कर्मचारियों ने जो संघ बनाया अल्फाबेट के कर्मचारियों ने। ये विवाद में ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विवाद, अब तो देख रहे हैं ना हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई हर जगह जब यही काम करेंगे तो जनता का काम करेगी, आम आदमी का काम करेगा। और हमारे देश में गांधी जी तो शुरू से कहते थे मशीनीकरण जो है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, मशीनीकरण होगा, लेकिन छोटे छोटे कुटीर उद्योग अगर समाप्त हो जाएंगे, जब सब काम मशीन ही कर देंगे। देखिए जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी में बड़े फर्क थे। गांधी जी हमेशा छोटे छोटे कुटीर उद्योग की बात करते थे कि लोगों में आत्मस्वावलंबन की भावना आएगी। वो यहाँ तक कहते थे कि चरखा चलाने से, मतलब सूत काटने से देश की गरीबी तो नहीं दूर हो सकती है, लेकिन लोगों में आत्मस्वावलंबन की भावना पैदा हो सकती है। ये उनका स्टेटमेंट था गांधी जी का। और वही जवाहरलाल नेहरू बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में बात करते थे, दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन छोटे छोटे कुटीर उद्योग अगर देश में रहेंगे तो शायद लोगों का जीविकोपार्जन सही तरीके से चलेगा, लेकिन समय के साथ बदलना भी जरूरी है। तो दोनों अपनी जगह सही है। तो देखते हैं क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि गूगल के कर्मचारियों ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के साथ 2018 में आयोजित मेवन प्रोजेक्ट का विरोध किया था, और इस परियोजना में सरकार सेना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग करना चाहती थी। बताइए, सेना के लिए होगी, बताइए, सेना, जहां की सेना स्ट्रांग होगी वो देश अपने आप में, समझ रहे हैं ना। और बताइए हम कितना सेना पे खर्चा करते हैं, कोई कमेंट करके बता सकता है? जीडीपी का कितना खर्चा करते हैं सेना के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, यही बता दीजिए, कोई हो तो बता दे मुझे। इसी में देखिए आगे क्या है कि तब 3100 से अधिक कर्मचारियों ने कंपनी को लिखा था कि गूगल को युद्ध संबंधी व्यापार में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना का जो मामला होता है वो कोई आदमी देखता है, मनुष्य देखता है भाई। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तुम लगा दे रहे हो उस काम में, सरकार सेना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग का तकनीक कर रही है, यूज करेगी तो कर्मचारियों ने कहा था कि देखो गूगल को इन सब चीजों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए यार, आपको जो काम है वो काम करो ना, आप हर जगह पहुंच जा रहे हो आप। ये भी एक कारण था विवाद का, तो ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही सब देखिए चीजें हैं आपके। पारदर्शिता के मुद्दे भी था, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। आप इतनी बड़ी कंपनी हो, यौन शोषण का मामला हो रहा है, 30,000 कर्मचारियों ने इसका विरोध करके छोड़ दिया कंपनी को। तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक गूगल गुप्त रूप से चीन के लिए एक सर्च इंजन पर काम कर रहा है, वो भी चाइना के लिए। और जब कंपनी ने खुले तौर पर इसका नाम ड्रैगन फ्लाई रखा और सामने आया कि विवाद सही थे, तो कर्मचारियों ने इस पर नाराजगी व्यक्त की कि भैया आप कौन होते हैं भाई। और उस समय कौन था राष्ट्रपति वहां का? डोनाल्ड ट्रंप। देखिए वही ट्रंप साहब थे जो चीन का खुल के विरोध करते थे। और देखिए स्थिति क्या थी, अब तो नए वाले आ चुके हैं वापस वहां पे। राष्ट्रपति नाम बताइए कमेंट करके आप सभी लोग। और कर्मचारियों ने तब कंपनी को अपने काम में पारदर्शिता लाने का, भैया ट्रांसपेरेंसी लाओ, तुम्हारे चक्कर में हमारी जो इज्जत बनी बनाई है, जो हम काम करते हैं, हमारी न गड़बड़ाओ। आप गूगल कंपनी है, आप पे दुनिया ट्रस्ट करती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी नाम की भी कोई चीज होनी चाहिए। आप कर क्या रहे हो? आप कंपनी खुले तौर पर ड्रैगन फ्लाई नाम का मतलब चीन के लिए एक सर्च इंजन बना रही है, ये तो गलत है ना भाई। अब खुले तौर पर इसका नाम ड्रैगन फ्लाई रख दिया गया है, जो कि ड्रैगन है वो सब।
तो कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है और जताना भी चाहिए कि भाई कर्मचारी को मालूम ही नहीं कि तुम कर क्या रहे हो यार, और तुम ये सब काम करवा रहे हो। ड्रैगन फ्लाई को चीन के सेंसरशिप, एक मिनट रुक जाइएगा, ड्रैगन फ्लाई को चीन के सेंसरशिप प्रावधानों के अनुकूल बनाया गया था। तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो वैसे भी चाइना जानते ही हैं, हर काम में खुरापात इसका लगा ही रहता है। एक मिनट रुक जाना बेटा, बस एक मिनट रुक जाइए आप सभी के सभी, बस एक मिनट रुक जाइए, बस एक मिनट सभी के सभी रुक जाइए आप। एक मिनट रुक जाइए सभी के सभी, ठीक है। बस एक मिनट रुकिए, बस 2 मिनट, बस 1 मिनट हो गया काम, बस 1 मिनट रुकिए। ठीक, चलो। तो मैंने कहा कि कर्मचारियों ने तब कंपनी को अपने काम में पारदर्शिता लाने के लिए कहा था, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कहा था, और ड्रैगन फ्लाई को चीन के सेंसरशिप प्रावधानों के अनुकूल बनाया गया था। सोच लो, चाइना, अमेरिका, दोनों, सोच लो। और उस समय राष्ट्रपति कौन था? डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, जो खुल के मुखर होकर विरोध करते थे चाइना का। माजरा क्या चल रहा था दोनों में, है? तो यही सब चीजें हैं। अगला जो टॉपिक मैंने स्टार्ट करूंगा वो करूंगा, भारत करेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता। तो अगला जो टॉपिक है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई डाउट है किसी को? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जाएगा, और यह हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। तो हम बात करते हैं इस पे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता भारत करेगा, और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ा जाए फिर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी सूचना जो है, जैसे मैंने कहा कि भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा, और इसकी सूचना संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति साहब ने दिया है कि भाई साहब, हम अध्यक्षता कर रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने इसकी सूचना दिया है। दरअसल हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 8वां कार्यकाल शुरू किया है। सभी को पता भी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और भारत को भी कहा जा रहा है कि भैया आप जो है, दबाव दिया जा रहा है, देखते हैं क्या करने वाले हैं सब। ये सब खैर क्या बोला जाए। भारत जिन 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा वे होंगी कौन कौन से मुद्दे? तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद निरोधी समिति। इन 3 समितियों की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि भारत अभी हाल ही में रिसेंटली गैर अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 8वां कार्यकाल शुरू किया है। इसलिए भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा, और इन तीनों समितियों में तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद निरोधी समिति, ये 3 प्रमुख समितियां रहेंगी। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और भी देखते हैं क्या क्या होगा। तालिबान प्रतिबंधित समिति भारत के लिए प्राथमिकता रही है। वैसे भी तालिबान देख ही रहे हैं, खुरापाती जगह है वो। और इस समिति का अध्यक्ष होने से भारत को अफगानिस्तान में आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। और आपको पता ही है कि अफगानिस्तान की स्थिति क्या है। कोई कमेंट करके बता सकता है कि अफगानिस्तान जो है उसकी राजधानी क्या है? और तालिबान तो खैर पता ही है। और तालिबान कितना आतंक किया था, मौलाना यूसुफजई के ऊपर भी अटैक करवाया था तालिबानियों ने, मौलाना यूसुफजई। उनको कई सारे अवार्ड भी दिए गए हैं, और अभी रिसेंटली उनके लिए कोई नया अवार्ड दिया गया है। कोई बता सकता है तो बता दे मुझे। अफगानिस्तान में आप लोग देखा होगा कि हमेशा कभी मस्जिदों पर अटैक होता है तो कभी कहीं पर अटैक हो जाता है, हमेशा सुनने में देखा जाता है। और जिस देश में आतंक इतना ज्यादा हो जाएगा, तरह तरह के अटैक होते रहेंगे, तो आप बताइए उसकी समृद्धि कैसे विकसित होगी, कैसे समृद्धि पाएगा वो? और जहां समृद्धि नहीं होगी, वहां प्रॉस्पेरिटी नहीं रहेगी, वहां पे कौन सा बिजनेस हो पाएगा? और भारत हमेशा अफगानिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इस समिति को 1988 की प्रतिबंध समिति के रूप में भी जाना जाता है।
इसके बाद है लीबिया समिति। और लीबिया में जैसे मैंने बताया भी था कि लीबिया प्रतिबंध समिति प्रतिबंधों को लागू करती है और इसमें संपत्ति फ्रीज, लीबिया पर दो तरफा हथियार प्रतिबंध और यात्रा प्रतिबंध इत्यादि शामिल है। इसको भी अगर देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। और भी देखिए, तीसरा जो समिति, भारत 2022 में आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा और इस समिति का गठन सितंबर 2011 में न्यूयॉर्क में जब 9/11 आतंकवादी हमले के बाद किया गया था। बताइए, हम 9/11 का आतंकवादी हमला भी झेल चुके हैं और इससे पहले भारत ने 2011-12 में भी इस समिति की अध्यक्षता किया था। तो 2022 में आतंकवाद निरोधी समिति की भी हम अध्यक्षता करेंगे। और इस समिति का गठन कब किया गया था? सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में 9/11 आतंकवादी हमले के बाद किया गया और इससे पहले 2011-12 में भी इस समिति की अध्यक्षता की गई थी। ये ध्यान से देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र, ये थोड़ा सितंबर 2001 नहीं है, ये डाउट, ये गलत है, ये इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इसको बता दूंगा कब हुआ था। मुझे लग रहा है कि 2001 नहीं है, गलत तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे वाले बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट कभी भी होगा तो इसके बारे में बता दूंगा। बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है वो। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली, एक मिनट रुक जाना बेटा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें वीटो की शक्ति वाले 5 अस्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं, जो मैंने आपसे कहा। और यही वीटो का पावर हमारा चाइना भी यूज करता है। वीटो का पावर, जब जब हम पाकिस्तान को उजागर करने की बात करते हैं, पाकिस्तान में जो आतंकवादी जो वहां पे पैदा किए जाते हैं, जो आतंकवादियों की लिस्ट हम देते हैं, बार बार वीटो पावर का यूज करके चाइना उनको बचाने का काम करता है। क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर आपको पता है कि भारत के पीओके से होकर गुजर रहा है और हमारी हमारी जो सुरक्षा की स्थिति से बहुत खतरा की, सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही खतरनाक भी है। और हमेशा चाइना जो है पाकिस्तान को पैसा देके वहां पे आतंकवादियों को फंडिंग करता रहता है, ऐसा उसके ऊपर कई बार आरोप भी लगे हैं। और लगातार जब ये बात पहुंचता है यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, तो वीटो पावर का यूज करके हमेशा बचाने का काम भी करता है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अब उसको बताइए किस लिस्ट में रखा गया है। तो वीटो पावर का बहुत बड़ा यूज है और हम सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य नहीं है और जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनको वीटो पावर दिया जाता है। और वही पावर का यूज चाइना हमेशा पाकिस्तान के लिए करता है, उनको बचाने का काम वो करता है। और वही चाइना है जो हर देश को, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो अपना किसी भी देश को देख लो, या श्रीलंका देख लो, नेपाल देख लो, म्यांमार देख लो, सबको पैसा देके वो बंद करने की कोशिश करता है वो। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि कोरोना काल में ब्रह्मपुत्र नदी पे बांध बना रहा है वो, पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है, बांध बना रहा है। खैर, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो इसमें 5 अस्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका है। तो ये 5 जो है दबंग वाले, जो अपने आप को रॉबिन हुड समझते हैं, ये वही है। इसमें चीन है, पहला चीन, पहला दूसरा क्या देखना है, 5 ही देख लो यार। फ्रांस भी है, रूस है, रूस तो खैर मेरा बहुत पुराना दोस्त है, यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका है। ठीक है, तो 5 है, इनको वीटो का पावर दिया गया है। और 10 जो है गैर अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं, भारत को भी चुना गया है। और इनकी शक्तियों में शांति नियंत्रण संचालन की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना और यूएनएससी संकल्पों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई के प्राधिकरण शामिल है और भारत को इसका अवसर मिला हुआ है। और यह एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य राज्यों के बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है। तो भारत को इसका प्रस्ताव मिला हुआ है, गैर अस्थायी सदस्य के रूप में है भारत फिलहाल। और उसने
इस बार अध्यक्षता भी करेगा यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल की 3 महत्वपूर्ण समितियां जो बता ही चुका हूँ। एक लीबिया वाली समिति थी, एक आतंकवाद विरोधी समिति थी, सब समितियों के बारे में बता ही चुका हूँ आप लोग को। तो उस समितियों के बारे में ये क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो इसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी शांति के खिलाफ खतरे को निर्धारित करने और आक्रामकता का जवाब देने के लिए उत्तरदायी होता है, और यह राज्यों के बीच संघर्ष या विवाद को सुलझाने के शांतिपूर्ण साधन खोजने के भी प्रयास भी करता है। तो ये भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की संयुक्त राष्ट्र महासभा नियुक्ति और संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश की सिफारिश भी करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सचिव की संयुक्त राष्ट्र महासभा नियुक्ति और संयुक्त राष्ट्र में जो भी नए सदस्य होते हैं उन नए सदस्यों की सिफारिश में, प्रवेश में सिफारिश भी ये करता है। तो इतना किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट है किसी को भी? मुझे लगता है कि काफी मजा आया होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा। अगला जो टॉपिक है बेटा, अगले दिन मैं फिर बता दूंगा, बाकी गला बैठ गया है, ठीक है। तो आज बस यही रहने देते हैं, बाकी जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। ठीक है, मैं जो भी है आपका, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा। क्लास को यहीं पर मैं ओवर कर देता हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट रुक जाइए आप सभी के सभी। तो जो भी टॉपिक आपके बचे हैं लास्ट वाले, वो आपको बता दिए जाएंगे। बाकी जितने भी आपको पढ़ा है, अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन भी पढ़ा दिया आपको मैंने, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत करेगा, और एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है राष्ट्रीय पोषण मिशन, वो मैं आपको लास्ट में करा दूंगा आपको, ठीक है। कल के टॉपिक में इस टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा, क्योंकि अब गला जवाब दे रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जो भी, चाहे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया हो, चाहे आपका जो भी टॉपिक आज सेलेक्ट हमने किया है उसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भी है कि हम इस कानूनों को, 3 जो कानून है, कृषि कानून जो आया है, उन तीनों कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया है। ये भी पढ़ाया मैंने आपको। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, शिकागो सम्मेलन कब हुआ था, विवेकानंद के बारे में, विवेकानंद के गुरु कौन है, जन्म कब हुआ था, क्या उनकी मतलब उनका क्या, विवेकानंद के बारे में जो युवाओं में क्या उनका विचारों को कैसे समाज के सामने प्रस्तुत करना है, सब चीजें पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को। और लास्ट में मैंने पढ़ाया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सब पढ़ाया भी, तो इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से आप सभी जुड़ जाइएगा। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। और बेटा 17 तारीख को आपका मैराथन का सेशन भी मैं लूंगा। 11 AM को तो आपका टेस्ट होगा, वो अनअकैडमी का कॉम्बैट होगा। और उसके बाद दिन में मैं 3 PM को ही मेरा मैराथन का सेशन भी चलेगा, मैराथन चलेगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा मैराथन, ठीक है। 3 PM को यूट्यूब पर ही होगा वो। और ये टेलीग्राम का लिंक है प्रिंस जायसवाल के नाम से। और मतलब इस मंडे को ही, मंडे जब आने वाला है, जो मंडे हमारा 18 जनवरी के आसपास मंडे आएगा मुझे लगता है जैसे, तो मंडे को 11 AM से हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री को आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी के सभी पढ़ाई करते रहिए, मस्ती करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए। अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल का नाम से टेलीग्राम का लिंक है, मैं इसका PDF भी दे दूंगा आपको। और ये कोड है, इस कोड का कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन के समय 10% डिस्काउंट हो जाएगा, PJ01। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं क्योंकि गला आप बैठ गए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।